अस्सलाम वालेकुम। तो यार, आज आपको मैंने लाइव सेशन दिया था, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया। तो फिर इंशाल्लाह मैं जो है ना वो दोबारा दे देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आराम से पढ़ाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि कुछ मेरे बहन भाइयों को नहीं समझ आया, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखा दिया। ठीक हो गया, एक सेकंड बस, मैं देखूँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चल ही रही होगी शायद। अच्छा, चल ही रही है। अच्छा, सबसे पहले जब आप अडोब इलस्ट्रेटर चलाते हो ना, तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आती है। इस वेलकम स्क्रीन के बाद दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, या आप ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे अगर आपने कोई पहले से ही कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप जो है उससे, जैसे कि ये अडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, या जो अडोब इलस्ट्रेटर को फाइल सपोर्ट करती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सोर्स फाइल अगर कोई करती है, जैसे कि सोर्स फाइल, मिसाल तौर पर इसके अंदर ये EPS फाइल है, ये PDF फाइल है, ये PNG, ये SVG, ये JPG फाइल, ये भी अडोब इलस्ट्रेटर को सपोर्ट करती हैं। और ये भी आप चला सकते हैं, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप न्यू क्रिएट करते हैं ना डिज़ाइन जब भी, तो सबसे पहले आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आप एक न्यू डिज़ाइन बना रहे हो, तो आपने जो है वो क्या करना है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए वो आपका डिज़ाइन जाएगा किधर। मिसाल के तौर पर अगर वो आपका डिज़ाइन जाना प्रिंट के लिए, तो प्रिंट के ऑप्शन है जी CMYK, कलर आपने रखना है उसका, और 300 रेजोल्यूशन उसकी, 300 ppi उसकी रेजोल्यूशन रखनी है। और इस जगह पे आप साइज़ डिफ़ाइन करते हो, यानी कि विड्थ यानी कि चौड़ाई, हाइट यानी कि लंबाई। ठीक है, जैसे कि ये A4 पेपर है। A4 पेपर आपने देखा हुआ है, जैसे कि आप फ़ोटोकॉपी के लिए जो मेन अक्सर आपने करवाई होगी फ़ोटोकॉपी, तो उसके लिए ये भी A4 पेपर ही यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पर ये जो है प्रिंट के लिए, तो आप लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि 300 रेजोल्यूशन लाजमी होनी चाहिए। अब अगर आपका कोई डिज़ाइन है जो कि वेब के लिए जाना है, मिसाल के तौर पर वेब के ऊपर ही मैं किसी डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ, मैं जैसे वेब के ऊपर किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो मुझे खुद ही वेब का जो है वो फॉर्मेट बना के दे देता है। जैसे कि उसकी जो मेन चीज़ का हम क्या रखते हैं, वो कलर मोड उसका होना चाहिए RGB, और रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए 72 ppi। ये जब भी हम वेब के लिए काम करते हैं, तो हम ये काम इस बातों का ख्याल रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी। लेट्स अब स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल A4 साइज़ के पेपर पे स्टार्ट करता हूँ। क्रिएट नाउ पे सिंपल मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये A4 साइज़ का स्क्रीन बन के आ गया। अब आप लोगों ने पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपके पास ये जो है वो इंटरफेस कुछ इस तरह का आ रहा होगा। इसको ये भी यूज़ेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा फीचर्स आएँ, ज़्यादा पैनल टूल्स हर चीज़ ज़्यादा आए, तो आपने क्या करना है, वर्क स्पेस पे जाना है। विंडो के पैनल में जाना है वर्क स्पेस में जाके अगर आप देखो, इधर लिखा हुआ है एसेंशियल क्लासिक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आपकी जो है वो स्क्रीन जो है वो उसकी रेजोल्यूशन आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसका जितने भी टूल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ बढ़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा। अब क्या सीन है कि ये आ गया आपका अडोब इलस्ट्रेटर में ना बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। और अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और अडोब फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है और रास्टर बेस्ड क्या होता है, इसका मैं आपको छोटा सा फ़र्क बताता हूँ। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, किसी भी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक मैं अडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल और एक ये PNG ऑन कर लेता हूँ। अब ये जो अडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, ये है जी वेक्टर बेस।
अब ये एक वेक्टर है जो कि मैंने ट्रेस किया था एक, ठीक है, WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये वेक्टर है जो कि मैंने ट्रेस किया था। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये साइज़ में चाहिए इतना बड़ा, या ये साइज़ में जब प्रिंट होगा तो इसका कोई साइज़ होगा 1000 बाय 1000 फुट भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। 1000 बाय 1000 फुट पे भी मैं इसको बड़ा कर दूँ तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसने अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं खोई। ये देखें, ये जो है बिल्कुल एक वेक्टर की तरह है। वेक्टर क्या होता है कि जो रीसाइजेबल होता है, क्योंकि रीसाइज आप उसको जितना मर्ज़ी कर लो वो ख़राब नहीं होगा, उसकी ना रेजोल्यूशन ख़राब होगी ना उसके पिक्सल फटेंगे, क्योंकि ये पिक्सल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं PNG। अब मिसाल के तौर पे ये PNG है, ये आप देख रहे हैं, ये पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एक स्मूथ सरफेस है और ये एक पिक्सल बेस है। अगर मुझे यही फ़ाइल 1000 फुट में चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं कितना बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखें ये अपनी सारी प्रॉपर्टी खो रही है, ठीक हो गया, क्योंकि ये उसी की PNG इसलिए थोड़ी अच्छी हालत में है, वरना जो क्लाइंट हमें फ़ाइल वेक्टर ट्रेस के लिए आई थी वो तो सत्य ही नाश थी। ठीक हो गया, ये छोटा सा एक फ़र्क है, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक हो गया। अब जो है ना वो आते हैं स्लो एंड स्टडी चलेंगे इंशाल्लाह। ये है आपका सिलेक्शन टूल। आज हम सिर्फ सिलेक्शन टूल की बात करेंगे। ये आपका सिलेक्शन टूल इधर पड़ा होता है, ये आपके कुछ टूल्स हैं, ठीक है। इस टूल के अंदर ये आपका सिलेक्शन टूल है, उसके सारे शॉर्टकट की आ रही है V। जैसे आप V को प्रेस करते हो तो आपका सिलेक्शन टूल जो है वो बन के आ जाता है। अब मैं आपको कुछ 4 बातें बताने वाला था। एक तो ये हो गई कि आप एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दें। दूसरा, आपने किस बात का ख्याल रखना है कि जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो आपका ये चेक लगा होना चाहिए। चेक का आपने कैसे चेक करना है, व्यू के पैनल में जाना है, नीचे आके देखें स्मार्ट गाइड के ऊपर चेक लगा होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही होगा, लेकिन अगर ना भी लगा हो तो आप लोग जो है वो चेक देख सकते हैं। तीसरा ये कि आपने स्पेस बार जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक हैंड का ऑप्शन आ जाता है। हैंड के साथ आप पूरी स्क्रीन को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पर आप हैंड टूल लो और पूरी स्क्रीन को आप कहीं पे भी उठा के रख सकते हो। ये मूवमेंट के लिए काम होता है हैंड टूल। मिसाल के तौर पर आप स्क्रीन के इस हिस्से पे और आपके पास इधर एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है, लेकिन आप कहते हो कि मैंने वो देखना, तो आप इसको ऐसे करके इधर आ सकते हो। अब लास्ट जो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हमेशा ही काम आने वाली हैं, तो ये पहले दिन से ही पता बेहतर होनी चाहिए। ओल्ड जब मैं प्रेस करता हूँ ALT, ये आपके स्पेस बार के बिल्कुल साथ है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे भी, ठीक है। तो ये होल्ड को मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ और मैं माउस का स्क्रॉल व्हील इसको मैं जैसे ही पुश करता हूँ आगे को, या मैं से आगे की जानब जैसे ही पुश करता हूँ तो ये जो है वो जूम होने लग जाता है। ये आपकी जूम की वैल्यू भी शो हो रही है। मैं जैसे ही इसको पुश कर रहा हूँ ये इंटरप्रेटर पे भी आगे चला गया। एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आपकी 64,000 आई थिंक 64,000 टाइम जो है वो जूम होती है। हाँ ये देखें 64,000 टाइम, ये ऊपर आपको रेजोल्यूशन में आ रहा होगा, ये प्रॉपर्टीज़ के पैनल में, सॉरी इसकी जो पेज की जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना इधर, उसमें आपको बता रहा है कि ये CMYK के कलर पे है। ठीक हो गया। अब मैं स्पेस बार के साथ इसको मूवमेंट भी कर सकता हूँ, और जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ये आगे को क्लिक करूँगा तो ये स्क्रॉल व्हील को जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ तो ये आगे को जूम होगा, और जैसे ही मैं पीछे को क्लिक करूँगा तो ये पीछे को मूव होगा। ठीक है, अभी हमने कुछ भी इतना ख़ास नहीं पढ़ा। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हो। अब तो आज हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल्स। तो कुछ बच्चों को कह रहे थे कि हमें सही समझ नहीं आया, कुछ नेट का इशू होता है और कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए, तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब ये सिलेक्शन टूल का काम है सिलेक्शन करना। तो स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन टूल हम किसकी करते हैं। सिलेक्शन हम करते हैं शेप्स की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ये आपके 5वें नंबर पर
लेफ़्ट साइड से 5वें नंबर पर आपकी जो है वो शेप्स के पैनल दिया हुआ है, जिसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप जो कि स्क्वायर का भी काम करेगी, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स टूल जो कि सर्कल का काम करेगा, पॉलीगॉन जो कि यही आपका ट्रायंगल भी इससे ही बन सकता है, और 4-5 से ज़्यादा जितने कॉर्नर वाली आपको शेप चाहिए वो आपकी पॉलीगॉन में होगी, स्टार्स और एक फ्लेयर टूल। अब मिसाल के तौर पर मैं रेक्टेंगुलर टूल पे आता हूँ। अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम है चीज़ को सिलेक्ट करना। मैं एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें, ये जो आपकी शेप है इसका कलर बेसिकली अंदर से वाइट है, और इसकी जो आउटलाइन है जिसको स्ट्रोक कहते हैं, जो कि इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक जो है इसकी आउटलाइंस होती हैं, और ये जो इसके अंदर का फिल कलर है वो वाइट है। अब मैं वाइट कलर को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, और वाइट कलर मैं इसका ऑफ कर देता हूँ, ताकि मेरे पास एक ब्लैक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप जो भी शेप बन रही है वो आ जाए। अब सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम है सिलेक्शन करना। जैसे कि ये शेप डी सेलेक्ट, अब मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका मेन काम जो होता है वो है रीसाइज़ करना, किसी भी शेप को रीसाइज़ कर देना। अब मिसाल के तौर पर ये शेप मेरे पास ऐसे पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ इसको मैं ऐसे रीसाइज़ कर दूँ, तो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप को जो है वो रीसाइज़ कर सकता हूँ। ये शेप मैंने इतनी रीसाइज़ कर ली। अब और एक सिलेक्शन टूल का काम तो आपने सब देख लिया कि एक फ़ाइल को रीसाइज़ करना है। ठीक हो गया। अब फाइल को आप जितना मर्ज़ी रीसाइज़ कर लें, फ्री हैंड आपको एक रीसाइज़ का एक ऑप्शन दे रहा है। अब इस शेप को मैं सिंपल डिलीट के बटन से डिलीट या बैक से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा रेक्टेंगुलर टूल पर जा रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल पर जब मैं जैसे क्लिक करता हूँ, इस दफ़ा मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त शिफ्ट प्रेस करूँगा। मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये एक 4 साइड्स जो है वो एक इक्वल स्क्वायर में शक्ल में एक मुझे शेप देगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर, अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो ये एक फ्री हैंड स्पेस, फ्री हैंड जो है वो मुझे एक इजाज़त दे देता है कि मैं जैसी चाहूँ शेप ड्रा कर सकता हूँ। ऐसे वाला ऐसे जैसे मर्ज़ी ड्रा कर लूँ, ये मुझे नहीं रोकेगा। लेकिन मैंने जैसे ही शिफ्ट प्रेस कर दिया तो मैं अब पाबंद हो गया हूँ कि मैं स्क्वायर ही बना सकता हूँ। स्क्वायर चाहे जिस मर्ज़ी साइज़ का हो, लेकिन वो स्क्वायर ही बनेगा, हाँ अगर मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसके साथ मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। एक हम रेक्टेंगल और ड्रा करते हैं। एक मैंने स्क्वायर ड्रा किया, एक मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये स्क्वायर है और ये है रेक्टेंगल। ठीक हो गया। एक मैं छोटा सा रेक्टेंगल और ड्रा करूँगा। इस रेक्टेंगल के साथ जब आप सिलेक्शन टूल के साथ सेलेक्ट करते हैं, तो एक तो ये आ गया आपके पास रीसाइजेबल। दूसरी चीज़ आपके पास जो आती है वो है रोटेशन। अब मैं और को थोड़ा सा मूव करूँगा, मैं जैसे थोड़ा जूम करूँगा तो आपको देख रहे होंगे कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन की, तो एक तो ये रीसाइजेबल आ रहा है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन से थोड़ा सा बाहर जाता हूँ तो ये एक रोटेशन का पाथ दे देता है मुझे, जिससे मैं अपनी शेप को जो है वो रोटेट कर सकता हूँ। आपने एक बात नोट करनी है यहाँ पे कि सिलेक्शन जो है वो एक पिवट पॉइंट से हो रही है। ये एक इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से ये सिलेक्शन हो रही है। इस सिलेक्शन को अगर मैं दोबारा करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन एक पॉइंट पे हो रही है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं Ctrl+Z करके इसको पहले जैसी हालत में लाऊं और मैं इसी के बाहर ले जाता हूं, तो यही सिलेक्शन के साथ जब मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो ये एक पर्टिकुलर एंगल जो कि 40 डिग्री होता है, 45 डिग्री सॉरी होता है, ये सिर्फ उसी में ही मूव करेगा। जैसे कि अगर मैं बगैर शिफ्ट के करता हूँ तो ये एक एंगल जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं बगैर शिफ्ट के मूव करूँगा बगैर शिफ्ट के मूव करूँगा तो ये फ्री हैंड मूव होगा, और जब मैं शिफ्ट के साथ मूव करूँगा तो ये पर्टिकुलर एंगल जो कि मेरा 45 डिग्री है उसके साथ मूव होगा। ठीक हो गया। ये तो होगी सिंपल चीज़।
अब इसके अंदर एक चीज़ और है। ये तो हो गया बाहर को, जब मैं इसका पॉइंट लेके जाता हूँ तब ये रोटेशन देता है, लेकिन जब यही पॉइंट को मैं अंदर लेके आता हूँ तो ये मुझे एक माउस का कर्सर जब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये देखिए एक राउंडनेस का एंगल आ गया। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, यानी कि माउस को पीछे की तरफ खींचता हूँ, तो ये देखिए इसके चारों कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए। मैंने जब इसको इस तरह खींचा तो इसके चारों कॉर्नर राउंड हो गए। अब ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मुश्किल अगर आपको आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इससे आगे मैं ऊपर आपको वापस अपनी शेप्स की तरफ लेके जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास स्क्वायर है और ये मेरे पास है रेक्टेंगल। अब मैं जैसे ही स्क्वायर को जो है वो अंदर में माउस कर्सर ले गया, मैं इसको राउंडनेस देने लगा हूँ। मैं जैसे ही स्क्वायर को राउंडनेस दूंगा तो ये एक सर्कल बन जाएगा। जब भी मैं स्क्वायर को राउंड करूँगा तो 100% चांस है कि वो सर्कल ही बनेगा। एक बात मैं इन पर ज़रूर बताना चाहूँगा इसके बाद, लेकिन जब भी मैं रेक्टेंगल को राउंड करूँगा तो जो है इसके ये वाली दो साइड और ये वाली दो साइड तो राउंड हो जाएंगी, लेकिन मिड में एक प्लेन लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, स्क्वायर को जब भी मैं राउंड करूँगा तो ये एक सर्कल बन जाएगा, बट जब भी मैं रेक्टेंगल को राउंड करूँगा तो दोनों साइड से ये राउंड तो हो जाएगा, लेकिन एक प्लेन लाइन के साथ। अब ये हमारा एक स्क्वायर है, लेकिन ये जो हमारा स्क्वायर था जिसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया था, अगर मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ तो ये देखें ये अभी भी ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ही है, बस ये साइड से राउंडेड हो गया। लेकिन जब हम इसको तब राउंड करेंगे तब ये सर्कल बन जाएगा। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ भी बड़ा छोटा करूँ तो तब भी ये स्क्वायर नहीं रहेगा, सर्कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको मुझे एक दफ़ा इसको फिर जो है वो राउंड करना पड़ेगा अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे माइंड में आ गई। अब ये हो गया सिलेक्शन टूल के कुछ काम। इस क्लास में सिर्फ सिलेक्शन टूल ही डिस्कस होगा। सिलेक्शन टूल के साथ हम और क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल में एक छोटा सा स्केल ड्रा करूँगा, सिलेक्शन टूल पे आऊँगा। अगर मैं इस टूल की मदद से इसको मूव करते हुए ऑल्ट प्रेस कर दूँ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इधर से बिल्कुल कॉर्नर में ठीक हो गया, इधर से 90 के एंगल पे, और ये एक पर्टिकुलर पाथ की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इसको मूव करते हुए शिफ्ट का दामन छोड़ दूँ, ठीक हो गया। अगर मैं इसको मूव करते हुए बगैर शिफ्ट के अगर इसको मूव करूँ तो मैं इसको जहाँ चाहूँ रख सकता हूँ। ठीक हो गया, मैं इसको जहाँ चाहूँ रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये तरतीब एक सेम अलाइनमेंट के साथ जाए, ये नहीं कि एक शेप मेरी इधर हो, एक शेप मेरी इधर हो, एक शेप मेरी इधर, ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल पैटर्न के साथ ये मूव करे, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके छोड़ दूँगा तो ये वहाँ पर मूव हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ भी रहे और यहाँ पर मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ इसकी एक कॉपी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल शिफ्ट के साथ, अगर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चाहिए या पर्टिकुलर पाथ पे चाहिए तो मैं शिफ्ट, लेकिन अगर मुझे ये फ्री हैंड चाहिए कहीं पे भी तो मैं बगैर शिफ्ट के, अभी मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा हूँ और मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये इसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कर दूँ तो ये इसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। अब मैंने शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये एक लाइन दरमियान में बन रही है, एक एरो बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने आपसे स्मार्ट गाइड ऑन करवाई थी। अब वो स्मार्ट गाइड मुझे बता रही है भाई इन दोनों के दरमियान जो नेगेटिव स्पेस है वो सेम है। ठीक हो गया, वो मुझे गाइड कर रही है कि भाई इनके दरमियान जो नेगेटिव स्पेस है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद
एक और छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा, कि जैसे ही आप शिफ्ट के साथ इसको मूव करते हैं और ओल्ड प्रेस कर लें तो आपको जो है वो एक कॉपी तो दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भाई ये इतने ही नेगेटिव स्पेस का सेम पाथ पे आगे मूव करता रहे और सेम लाइन भी रहे। तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस डी, आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और उसके साथ मैं डी प्रेस करूँगा तो ये सेम पाथ के साथ उसकी एक कॉपी खुद ब खुद आगे जनरेट कर देगा। अब मैं भला जितनी मर्ज़ी कॉपी जनरेट कर लूँ, ये मुझे खुली इजाज़त देता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसकी कॉपी कर ली, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी कॉपी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, मैं सिंपल ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये मुझे इसकी भी एक कॉपी दे देगा। अब भला मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये कॉपियाँ जनरेट करता रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको अगर कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट कर लेना, बल्कि आप लोग तो वही हो ना अभी जो मुझे जानते हो, तो मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर लेना। और अगर आप यूट्यूब पर वैसे देख रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर ये एक शेप लेते हैं, ये आपकी पॉलीगॉन शेप है जिसकी 5 तो जिसकी 6 साइड है। इस पॉलीगॉन को लेने के साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आपकी पॉलीगॉन आ गई, इसकी एक सिंपल कॉपी जनरेट करें, कंट्रोल डी। ठीक हो गया। नीचे आए हैं, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, मैं इसको एक पर्टिकुलर एंगल के साथ मूव करके हुए कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ बिल्कुल नीचे, सबको सिलेक्ट किया, नीचे कॉपी जनरेट की। स्मार्ट गाइड मुझे बता रही है कि चारों साइड से जो है ना वो जो है वो सरफेस बिल्कुल सेम आ रही है यहाँ पे। तो कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से भी आप अभी बेसिकली टूल्स ही हैं। तो बस यही आज की थोड़ी सी क्लास हुई थी ऑनलाइन, बाकी कल हम दोबारा ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन करेंगे और यही चीज़ दोबारा रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।